तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोगों को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है। प्रश्न ये उठता है, हम लोग हिंदुस्तान के हैं, भारतीय हैं, तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने का क्या कारण है? तो इसका एक कारण है। कारण ये है कि ये अंग्रेज़ का गुलाम ये भी था, अमेरिका भी, और अंग्रेज़ का गुलाम हम लोग भी थे। तो जो देश गुलाम होता था उसे औपनिवेश कहते थे। तो हम लोग औपनिवेशिक देश थे, किसके? इंग्लैंड के, ब्रिटिश के। तो ये जब आज़ाद हो गया गुलामी से, ये 1775 की बात है, 1775 से लेकर 1783 की। तो हम लोगों के बीच में भी एक आस और एक क्लू मिल गया कि जब अमेरिका आज़ाद हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम लोग अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इसमें काफ़ी सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले के भी वीडियो में, कि काफ़ी सारे सिनेमैटिक पिक्चर, वीडियो वगैरह को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो अब समझने से पहले इस चैप्टर को एक बात की चर्चा करना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपको एक बैकग्राउंड पता चले कि ये अमेरिका और भारत, इसको समझने के लिए आपको यूरोप को समझना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 7 महादेश है, जिसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। तो एशिया की बात है तो एशिया महादेश में तो हम लोग रहते हैं। और यूरोप की बात है, यूरोप में फ्रांस, इटली, स्पेन और इंग्लैंड, ये इंग्लैंड यूरोप महादेश का ही देश है। तो हुआ क्यों कि अमेरिका की खोज पहले कब हुई और भारत की खोज कब हुई? तो हम लोगों ने सॉरी, ये दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं भौगोलिक खोजें, और उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कुस्तुतुनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में। क्योंकि जो हमारा जो तुर्क ने कुस्तुतुनिया पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और व्यापारिक समुद्री मार्ग जो था, भारत के साथ जो व्यापार होता था यूरोप का, वो व्यापार को रोक दिया था, काफ़ी हैप्पी टैक्स लगा दिया था। तो यूरोप वालों ने भारत से, चूँकि मसाले का, रेशमी वस्त्र का व्यापार होता था, उसे किसी भी हालत में चाहिए, तो उसने समुद्री मार्ग स्टार्ट कर दिया। ये सब आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से एक चर्चा, इसको अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, जिससे हमें समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये वाला जो है 3000 मील की दूरी है। कहाँ से? तो ये यूरोप से अमेरिका का, इस साइड का जो दिख रहा है भाग, ये भाग है किसका है? ये भाग है, ये जो आप देख रहे हैं ये है यूरोप महादेश, और ये जो आप देख रहे हैं ये है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। इससे पहले अभी हम लोग पहले ये देखते हैं भारत के साथ व्यापार कैसे था, किस मार्ग से करता था। तो ये देखिए, आपको जो ये मैप देख पा रहे होंगे, इस मैप में ये एशिया है, यहीं पे भारत है। और यूरोप के साथ होता था व्यापार, किस रास्ते से होता था व्यापार? इस रास्ते से होता था, स्थलीय मार्ग से होता था। लेकिन यहीं पे है कुस्तुतुनिया, यहाँ पे। और ये क्या किया? तुर्क ने यहाँ पे कब्जा कर लिया इस क्षेत्र में। तो इस रास्ते पर उसने हैवी टैक्स लगा दिया, बोला कि नहीं, आपको हैवी टैक्स देना होगा, तब आप व्यापार कर सकते हैं। तो यूरोप वालों को चाहिए था भारत के साथ, तो इसने समुद्री मार्ग, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया। तो आपको पता है, यहाँ से आते आते इस रास्ते से व्यापार करने की जो भविष्य की नीति थी, इस पर हुई बात। तो 2 लोगों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कोलंबस और एक वास्को डी गामा। तो आपको मालूम होगा, कोलंबस यहाँ से निकला था भारत की खोज के लिए, कि भारत को हम खोजेंगे, और खोजते खोजते गलती से वो कहाँ चला गया था? उत्तरी अमेरिका। और उसने उत्तरी अमेरिका के वेस्ट इंडीज़ जगह पे पहुँच गया था, एक द्वीप पे उत्तरी अमेरिका के। फिर बाद में प्रयास किया गया, तो वास्को डी गामा यहाँ से निकला था, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो केप गुड फॉर केप ऑफ टाउन है, जिसको उत्तर महासा कहा जाता है, इस द्वीप पे पहुंचा था। और यहीं पे भारत के व्यापारी थे अब्दुल मजीद, जो मिले और इसको लेके आए वास्को डी गामा को, कहाँ? भारत के कालीकट बंदरगाह पे। और यहाँ से बिजनेस का, और यूरोप को फिर भारत का एक रास्ता, समुद्री मार्ग पता चल गया। तो ये सब हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाएँ, और फर्स्ट वीडियो ही है इसका, उस वीडियो को देखें तो काफ़ी अच्छे से समझ में आपको आएगा। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और इस मैप पे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो भारत यहाँ पे है, और भारत के साथ व्यापार कहाँ से हो रहा है? यहाँ देखिए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आपको अगर दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करता हूँ इस मैप को, तो आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये भारत की स्थिति है। और भारत का व्यापार किसके साथ होता था? तो भारत का व्यापार होता था, अभी तो इस रास्ते से हो रहा है, लेकिन 1493 से पहले इस रास्ते से होता था। यहाँ पे देखिए, ये यूके है ना, यहाँ ऐसे होता था व्यापार, एक ही रास्ते से, एक इस रास्ते से, दोनों रास्ते से व्यापार होता था भारत के साथ। कुस्तुतुनिया के 1453 ईस्वी पे
कुस्तुतनिया पे कब्जा करने के बाद ये रास्ता ब्लॉक हो गया समझिए। तो नए रास्ते का खोज शुरू हो गया। नए रास्ते के खोज के बाद ये व्यापार शुरू हुआ। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब ये खोज हो रही थी समुद्री मार्ग की, इसी क्रम में जो कोलंबस है वो कोलंबस क्या किया, गलती से कहाँ चला गया, कोलंबस चला गया गलती से अमेरिका, भारत के जगह पे। यहाँ से कहाँ चला गया था, ये उत्तरी अमेरिका। और इसी पार्ट के जो 13 इसके स्टेट हैं उस पर उसने अपना कॉलोनियल 13 जो है उसके देश, छोटे छोटे राज्य, उस पर उसने कब्जा कर लिया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का डिटेल। तो ये देखिए, ये 1453 से पहले यूरोप भारत का स्थल मार्ग व्यापार जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना, उसकी एक पूरी ये रूपरेखा है। ये देख लीजिए रास्ता। तो ये स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था ऊँट से। ऊँट से लोग आते थे, व्यापार करते थे, और हमारा व्यापार ये रास्ता था 1453 से पहले का। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कुस्तुतनिया है, इसी की बात मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, इसी जगह तुर्कों का अधिकार हो गया था इसी पे, और ये मार्ग बाधित हो गया था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया है। तो ये रास्ता कहाँ से था भारत का, अफ़गानिस्तान, ईरान का पुराना नाम पारसिया है, फिर तुर्की, और तुर्की का ही पार्ट एक कुस्तुतनिया था जो कब्जा किया था, फिर रोम होते हुए यूरोप, और ये व्यापारिक मार्ग चलता था। लेकिन इस मार्ग को तो रोक दिया गया। तो भौगोलिक खोज जब हो रही थी उसी दौरान एक नई दुनिया का इन लोगों को पता चला। उसी नई दुनिया को क्या बोलते हैं, अमेरिका। तो देखिए इस मैप पे ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और हम लोग यहाँ से ये यूनाइटेड किंगडम। ये खोज हो गया नई दुनिया का। तो ये इंग्लैंड ने, तो जब इन लोगों ने खोज लिया तो एक दौड़ से लग गई, मतलब फ्रांस भी, इटली भी, स्पेन भी, ये सब लोग चाह रहे थे कि इस नई दुनिया पे अपना अपना आधिपत्य स्थापित करना। ठीक है। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इसने क्या किया कि ये 13 इसके अमेरिका के दो, नॉर्थ अमेरिका के ये वाले पोर्शन पे ये 13 अलग अलग स्टेट इनके हैं, इस पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जिसको हम लोग आगे चलिए अभी देखते हैं। ये देखिए, तो एक ओवरऑल आपको ये डायग्राम दिखा रहा है जिसमें भारत का मार्ग, बिजनेस मार्ग किसके साथ, यूरोप के साथ, ये देखिए, और एक ये मार्ग, दो मार्ग के साथ होता था। लेकिन अब ये कहानी कब की है, ये 1453 से पहले की है, 1453 से पहले की है। लेकिन अभी प्रेजेंट में इस रास्ते से हो रहा है व्यापार, प्रेजेंट में ये है। देखिए यहाँ पे अफ्रीका को होते हुए, इस इलाके से होते हुए, ऐसे होते हुए तब व्यापार होता है। काफ़ी लंबा है। तो ये समुद्री मार्ग, और पहले स्थलीय मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों से होता था व्यापार। तो आगे चलते हैं। तो इसमें बहुत से अच्छे अच्छे नोट्स डाले गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हम लोगों को तो ये बात पता चल गया कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इंग्लैंड का गुलाम या उपनिवेश कौन था, अमेरिका भी था और भारत भी था, और हमसे पहले ये आज़ाद हो चुका है। इसका टाइम फ्रेम कब है आज़ादी का, 1775, मतलब 1775 से लेकर 1783 तक लड़ाई हुई, और इसके बाद ये अपने आप को स्वतंत्र हासिल कर लिया। तो आप देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट है, नक्शा बना हुआ है। तो इस पे हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे और एक क्रम से हम लोग पढ़ेंगे सारी बात, क्योंकि ये सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, युद्ध पर क्या असर पड़ा ब्रिटेन पे, इसके भरपाई के लिए अमेरिका ने नए टैक्स लगाए, उपनिवेशवासियों में भारी आक्रोश आ गया। और ये वाला पार्ट है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो यूएस का नॉर्थ अमेरिका का जो ये पार्ट है देख रहे हैं, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, इस सारे पे उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया था। किसने, इंग्लैंड ने। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि ये क्रांति का मूल कारण क्या था। मूल कारण था भौगोलिक दूरी, राजनीति, वैचारिक मत। तो इस सारे डिटेल हम लोग एक एक करके आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्लाइड डाले गए हैं। तो आई होप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, और आप ये नोट्स भी आपको लास्ट में मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, प्रत्येक स्लाइड के बाद। तो आप देख पा रहे होंगे सारे नोट्स बनाया गया है और आप लोगों को डाला गया है याद रखने वाले पॉइंट्स को लास्ट में, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैमुअल एडम्स ने क्या कहा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये सारे डिटेल के साथ, नोट्स के साथ, ये देखिए एक पिक्चर भी बताया गया कि ये बोस्टन टी पार्टी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा कि ये तत्कालिक कारण था। कारण तो बहुत सारे थे। कारण में एक था कि जैसा मैंने बताया कि इस अमेरिका पे जब यूरोप वालों को पता चल गया, कोलंबस ने जब खोज लिया था, और उसके बाद अमेरिकी वेसुपूसी भी आया था, और बाद में जब अमेरिका का पता चला तो होड़ सी लग गई थी। स्पेन, फ्रांस, इटली, सारे देश चाहते थे कि मैं, नया जगह मिला है तो मैं इस पे कब्जा कर लूँ, मैं कर लूँ, एक दौड़ सी लग गई थी। उसी क्रम में
ब्रिटेन ने 13 स्टेट, अमेरिका के जो 13 अभी हम लोग चर्चा किए थे उस पर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद राज्य करने लगा। दूरी कितनी किलोमीटर थी? 3000 किलोमीटर थी। फिर भी अंग्रेज अमेरिका पे कब्जा कर लिया था। अब करने के बाद हुआ क्या था कि स्पेन भी चाह रहा था कि मैं भी कब्जा करूं, और तो स्पेन का और अमेरिका का, इंग्लैंड का, दोनों का काफ़ी कंपटीशन था कि मैं कब्जा करूं, तो इंग्लैंड चाहता था मैं करूं, तो दोनों आपस में ही लड़ गए। ठीक है, तो इसमें काफ़ी आगे जब हम लोग चर्चा आगे करेंगे तो देखेंगे कैसे अमेरिका ने स्पेन को मदद करके ब्रिटेन के साथ युद्ध करवा दिया, और ये 7 वर्ष तक युद्ध चला। इसमें इंग्लैंड काफ़ी कमज़ोर हुआ, और इसके बाद अमेरिका का एक तत्कालीन कारण था कि बोस्टन टी चाय पार्टी, यानी कि इंग्लैंड का भारत पे भी था कब्जा, और भारत पे उसने एक कंपनी के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो क्या करता था, राज्य करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही इंग्लैंड ने एक अधिकार दे दिया, एक मोनोपोली उसको सेट कर दिया कि अब पूरा चाय का व्यापार तुम्हारे पास है। मतलब अमेरिका में अगर जो चाय जाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में था उसके माध्यम से जाएगा। इसका प्रतिरोध किया, और ये तत्कालिक कारण बन गया बोस्टन टी चाय पार्टी। इसमें अब देखेंगे हम लोग आगे कि कैसे चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। 340 पेटियाँ थी, और इसमें ब्रिटेन में गुस्से में बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया, कठोर कानून लगाए। तो काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का क्या असर पूरे वर्ल्ड पे, खास करके फ्रांस पे, भारत पे क्या पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस नोट्स में बनाया गया है, इसमें कैसे 12 उपनिवेशों की बैठक हुई, कैसे टैक्स लगाने की मांग की गई, राजा ने इसे ठुकरा दिया। फिर एक एक करके सारे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा भी हम लोगों ने चर्चा किया था, सप्तवर्षीय युद्ध जो किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था 1756 से 1763। ये 7 साल होता है। इसमें हुआ था अमेरिका से फ्रांसीसी खतरे का अंत हो गया, चूँकि जैसा मैंने बताया ये फ्रांस, इंग्लैंड, इटली सब किसके थे, किस देश महादेश के थे, तो ये यूरोप महादेश के थे। तो यूरोप महादेश के देशों में होड़ सी लग गई थी कि हम कब्जा करें तो मैं कब्जा करूँ। तो इसी बीच में इंग्लैंड और फ्रांस आपस में ही युद्ध कर लिया। ठीक है, तो इससे किसको फ़ायदा हुआ, अमेरिकी को फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि इस युद्ध से इंग्लैंड तो जीत गया, लेकिन इंग्लैंड को काफ़ी नुकसान हुआ। अमेरिका अब ब्रिटिश सुरक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, और इसके बारे में क्या हुआ, बगावत आ गई कि अब मुझे भी आज़ाद होना है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया था, उसकी सारी संपत्ति और सारे पैसे खत्म हो गए थे लगभग। तो उसने क्या किया, शुगर एक्ट लगा दिया, विदेशी शराब और सोरे मतलब मीठा जो गुड़ आता था उस पर लगा दिया टैक्स, स्टाम्प एक्ट लगा दिया, मतलब जितने भी अदालती कागज़ और जो भी अखबार था उस पर 20 शिलिंग का स्टाम्प अनिवार्य लगा दिया। बहुत सारे उसने कागज़ पे, शीशा पे, चाय पे नया टैक्स लगा दिया, और इस कारण से ये लड़ाई और ज़्यादा भड़क गई। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी लोगों का भूमिका भी थी, और इंग्लैंड का उस समय जो नेतृत्व था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसके कारण भी। तो हम लोग एक एक करके इस पर सारे चर्चा करेंगे। ये देखिए विजुअलाइजेशन है जो बोस्टन टी चाय पार्टी की है, जिसको समुद्र में फेंक दिया गया था। ये घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में, और जो चाय की 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे कि क्या हुआ, किंग जॉर्ज III ने कठोर कानून लागू कर दिए, बंदरगाह बंद कर दिया, और क्रांति की आग इससे क्या हुई, भड़क गई। ठीक है, देखिए युद्ध का मार्ग, फिर कैसे कैसे हमारे जो है युद्ध और काफ़ी लोगों के बीच में ये एक जनता के बीच में एक मैसेज गया। उसी बीच में से जॉर्ज वाशिंगटन आते हैं जो अमेरिकी महाद्वीप की सेना के सेनापति थे, और उनको नियुक्त किया जाता है, और एक पूरे प्लानिंग के साथ ये लड़ाई शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 जुलाई 1976 का डेट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी होता है। ठीक है, महत्व यहाँ से अमेरिका का आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्टार्टिंग हो गया, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तो अब एक इसमें आप देख रहे होंगे जो आपको इमेज दिख रहा होगा, जिसमें इंग्लैंड की कमजोरी और अमेरिका का लाभ क्या क्या मिला था। युद्ध के विश्लेषण के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इंग्लैंड से अमेरिका की दूरी कितनी थी, जैसा हम लोगों ने भी चर्चा किया, 3000 मील था। किराए के सैनिक थे, कहाँ के, जर्मनी के सैनिक को लिया गया था। ठीक है, कोई बाहरी मदद इनको नहीं मिल रहा था, किनको, इंग्लैंड को। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या था, स्थानीय और परिचित भूमि था उनका, जो लोकल लोग लड़ाई कर रहा था। राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की उत्साह था। जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व जो आगे चल के ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, और अमेरिका को फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड से भारी धन जन की सहायता मिलती थी। तो ये सारे कारण थे जिससे कि अमेरिका को
जीत मिली। और आते हैं, अब ये 3 लोगों का नाम याद रखिएगा जो वर्ल्ड में काफ़ी फेमस और काफ़ी लोकप्रिय स्वतंत्रता के प्रमुख शिल्पी के रूप में कहा जाता है। एक जॉर्ज वाशिंगटन, इनकी भूमिका थी कि सेनापति असीम धैर्य कुशलता से अमेरिकी सेना का नेतृत्व किया था और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी ये बने थे। दूसरे हैं टॉमस जेफरसन, ये क्या थे, ये लेखक थे। ये स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये कूटनीतिज्ञ थे। ये फ्रांस से सैन्य और वित्तीय सहायता सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांस भी किसकी मदद कर रहा था, अमेरिकी की, तो फ्रांस ने अमेरिका का मदद किया था। इसमें इनका भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखिएगा। इनका एक लिखा हुआ एक पुस्तक भी है, काफ़ी अच्छा पुस्तक है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। तो हम लोग एक एक करके ये सारी चीज़ पे चर्चा किए, आगे बहुत सारा इस वीडियो में कंटिन्यू है और अच्छे से। आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इतिहास की सिर्फ एक घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब ये एक ऐसा मोड़ है जिसने हमारी आधुनिक दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। सही कहा। और हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स है वो इसकी बहुत गहरी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि क्या हुआ और कब हुआ, बल्कि हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मतलब कैसे चाय पर लगे एक छोटे से टैक्स के विवाद ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र खड़ा कर दिया। हाँ। तो चलिए इस पूरी ऐतिहासिक पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। मैं इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही नाटकीय दृश्य से करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, बॉस्टन की वो सर्द रात, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। दिसंबर 1773 की एक बेहद सर्द रात थी। बॉस्टन बंदरगाह पर सन्नाटा पसरा है। तभी कुछ लोग जिन्होंने खुद को स्थानीय रेड इंडियन आदिवासियों के भेष में छुपाया हुआ है, वो चुपचाप ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ते हैं। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं। और वो कोई छोटी मोटी चोरी करने नहीं गए थे। बिल्कुल नहीं। वो जहाज के डेक पर रखी चाय की 440 पेटियों को तोड़ते हैं और आज के हिसाब से करोड़ों रुपए की चाय सीधे अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में बहा देते हैं। मतलब ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। बहुत बड़ा तमाचा था। लेकिन देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि कोई भी क्रांति रातों रात या शून्य में नहीं होती। बॉस्टन में जो चाय फेंकी गई वो महज एक रात का गुस्सा नहीं था। तो फिर वो क्या था? वो दशकों से उबल रहे असंतोष का बॉइलिंग पॉइंट था। अगर हम अपने नोट्स की शुरुआत में जाएं, तो इस असंतोष की सबसे पहली और बुनियादी वजह कोई बड़ी विचारधारा नहीं थी। अच्छा, तो क्या थी? भूगोल। मतलब अटलांटिक महासागर की वो 3000 मील की दूरी। इसी दूरी ने इंग्लैंड और अमेरिकी उपनिवेशों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे पाटना लगभग नामुमकिन था। ये दूरी वाली बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है। मतलब हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। कोई हवाई जहाज नहीं था, कोई टेलीग्राफ नहीं था। हाँ, संचार का तो कोई तेज साधन था ही नहीं। बिल्कुल। एक चिट्ठी को लंदन से अमेरिका पहुंचने में करीब 2 महीने लगते थे और फिर जवाब वापस आने में 2 महीने और, यानी पूरे 4 महीने। हाँ, तो अगर अमेरिका में कोई संकट आ जाए तो ब्रिटिश संसद का कोई भी आदेश कम से कम 4 महीने बाद वहां पहुंचेगा। अगर हम कल्पना करें, एक ऐसा मकान मालिक जो आपसे 3000 मील दूर रहता है। ये बहुत सटीक उदाहरण है ना? उसे कोई अंदाजा नहीं है कि आपके घर की छत टपक रही है या नहीं, लेकिन वो सख्ती से ये तय कर रहा है कि आप अपने घर में कौन सा नियम मानेंगे और उसे कितना पैसा देंगे। ये तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह था जिसमें पूरी तरह से एक तरफा हुक्म चलाया जा रहा था। और ये मकान मालिक वाला उदाहरण प्रशासन की उस बुनियादी विफलता को बहुत अच्छे से समझाता है। समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि संचार धीमा था, समस्या ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने इस भारी दूरी के बावजूद अपने शासन का ढांचा पूरी तरह से केंद्रित यानी सेंट्रलाइज्ड रखा था। मतलब सारी पावर एक ही जगह पे थी। बिल्कुल। जो गवर्नर अमेरिका में नियुक्त किए जाते थे वो सीधे इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत होते थे। हाँ। उनका अमेरिकी जनता से कोई जुड़ाव नहीं था। वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। वो तो राजा के आदमी थे। हाँ, वो उस राजा के प्रति वफादार थे जो हजारों मील दूर बैठा था। तो अगर मैं अमेरिका में रहने वाली एक किसान या व्यापारी हूँ तो मेरे पास तो अपनी शिकायत दर्ज कराने का कोई वास्तविक मंच ही नहीं है। सटीक बात। और यहीं से वो ऐतिहासिक नारा गूंजता है जो शायद हर इतिहास की किताब में लिखा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। एकदम सही। और ये सिर्फ कुछ शिलिंग बचाने की जिद नहीं थी, ये एक वैधानिक सवाल था। ब्रिटिश संविधान के तहत किसी भी नागरिक पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ संसद को था, जिसमें उस नागरिक का प्रतिनिधि बैठा हो।
और चूंकि अमेरिकी कॉलोनियों का कोई भी प्रतिनिधि लंदन की संसद में नहीं था। हाँ, तो उनका तर्क सीधा था कि ब्रिटिश सरकार को उन पर टैक्स थोपने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार ही नहीं है। बिना आवाज दिए टैक्स वसूलना उन्हें अपने ही साम्राज्य में दोयम दर्जे का नागरिक महसूस करा रहा था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। जब हम इन स्रोतों और दस्तावेजों को गहराई से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये टकराव सिर्फ संसद और टैक्स तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं था। इंग्लैंड और अमेरिका भले ही कागज पर एक ही राजा की प्रजा थे, लेकिन वो मानसिक और सामाजिक रूप से दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बन चुके थे। क्या ये कहना सही होगा कि ये विवाद आर्थिक होने से कहीं ज्यादा सांस्कृतिक था? आप इसे समाज के विकास का अलगाव कह सकती हैं। देखिए, इंग्लैंड का समाज उस समय कैसा था? वो पूरी तरह से एक सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। फ्यूडल सिस्टम है ना? हाँ, वहां समाज में आपकी हैसियत इस बात से तय होती थी कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है। धार्मिक रूप से वहां परंपरावादी एंग्लिकन चर्च का बहुत भारी दबदबा था। लेकिन जो लोग समंदर पार करके अमेरिका आ बसे थे, उनका डीएनए बिल्कुल अलग था। हाँ, हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोग प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट थे, जो इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर एक नई आजाद जिंदगी की तलाश में अमेरिका भागे थे। और जरा सोचिए, जब आप एक घने जंगल और बंजर जमीन पर एक नया समाज बनाते हैं, वहां किसी नवाब के खून या कुलीनता की कोई कीमत नहीं होती। वहां तो जो मेहनत करेगा वही बचेगा। बिल्कुल, वहां कीमत होती है आपकी मेहनत की। इसलिए अमेरिकी समाज स्वाभाविक रूप से समतामूलक यानी एगलिटेरियन और प्रगतिशील बन गया इसी आजाद माहौल में। थॉमस पेन जैसे विचारकों को अपनी बात कहने का एक बहुत उपजाऊ मैदान मिला। थॉमस पेन की जो वो लघु पत्रिका थी कॉमन सेंस, हाँ, कॉमन सेंस, उसने उस समय वो काम किया जो शायद आज के दौर में कोई इंटरनेट का बहुत बड़ा वायरल कैंपेन करता। अरे वाह! तो कॉमन सेंस में ऐसा क्या लिखा था जिसने लोगों के दिमाग को इतना हिला दिया? उसने एक बहुत ही बुनियादी भ्रम को तोड़ दिया। उस समय तक लोग मानते थे कि राजा को ईश्वर ने राज करने का दैवीय अधिकार दिया है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। जी। पेन ने बहुत ही सरल भाषा में तर्क दिया कि एक छोटा सा द्वीप यानी इंग्लैंड एक पूरे महाद्वीप यानी अमेरिका पर शासन कैसे कर सकता है? ये तो प्राकृतिक नियमों के ही खिलाफ है। लॉजिकल बात है। और इसके साथ ही जॉन वॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचारों ने लोगों को ये समझा दिया कि सत्ता का असली स्रोत राजा नहीं बल्कि जनता है। तो स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि एक तरफ एक ऐसा अमेरिकी समाज है जो दिमागी रूप से आजाद हो चुका है, जिसे राजाओं के इस दैवी अधिकार वाली बात पर अब हंसी आती है। हाँ, वो इसे बेवकूफ़ी मानते थे। और दूसरी तरफ एक ऐसा ब्रिटिश साम्राज्य है जो अभी भी 18वीं सदी के सामंतवादी नशे में चूर है। तो इन दोनों के बीच टकराव तो होना ही था, लेकिन इन दस्तावेजों में एक ऐसी घटना का जिक्र बार बार आता है जिसने असल में इस पूरे बारूद के ढेर में माचिस की तीली का काम किया। आप सप्तवर्षीय युद्ध की बात कर रही हैं? हाँ, 7 Years War। 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया ये युद्ध इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये मूल रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का वैश्विक युद्ध था, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी धरती पर लड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि फ्रांस हार गया और उसे उत्तरी अमेरिका से भागना पड़ा। तो इसमें अमेरिका के लिए तो बहुत अच्छी बात थी ना, मतलब फ्रांसीसी खतरा टल गया, लेकिन फिर ये युद्ध उनकी आजादी की चिंगारी कैसे बन गया? इसे मनोविज्ञान के नजरिए से समझिए। दशकों से अमेरिकी उपनिवेशों को हमेशा ये डर सताता था कि उत्तर में बैठे फ्रांसीसी उन पर कभी भी हमला कर देंगे। इस सुरक्षा के लिए वो ब्रिटिश सेना पर पूरी तरह से निर्भर थे। अच्छा, मतलब वो डर की वजह से ब्रिटेन के साथ थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही फ्रांस की हार हुई और वो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया, अमेरिकियों के मन से वो मनोवैज्ञानिक डर भी निकल गया। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें अपनी रक्षा के लिए ब्रिटेन रूपी बिग ब्रदर की कोई जरूरत ही नहीं है। इससे अगर हम थोड़े अलग और मजेदार नजरिए से देखें, मान लीजिए हम एक मोहल्ले में रहते हैं जहां एक गुंडा है और उससे बचने के लिए हम एक बहुत शक्तिशाली बाहुबली को सुरक्षा के पैसे देते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन मनी। लेकिन एक दिन वो बाहुबली उस गुंडे को हमेशा के लिए मोहल्ले से भगा देता है। अब हमें उस बाहुबली की सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो बाहुबली आकर कहता है, देखो, गुंडे को भगाने में मेरा बहुत खर्चा हुआ है, इसलिए अब तुम्हें मुझे पहले से दुगना पैसा देना होगा। इंग्लैंड ने आखिर अमेरिका के साथ यही तो किया था। ये प्रोटेक्शन मनी वाली उपमा इस पूरी आर्थिक नीति के पीछे के अर्थशास्त्र को एकदम साफ कर देती है। युद्ध जीतने के बाद इंग्लैंड का खजाना लगभग खाली हो चुका था, उनके ऊपर भारी कर्ज था।
तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने सोचा कि भाई चूंकि ये युद्ध अमेरिकियों के रक्षा के लिए भी लड़ा गया था, तो इसका बिल भी उन्हें ही चुकाना चाहिए। लॉजिकल है उनके हिसाब से। हाँ, और इसी सोच के तहत 1765 में स्टैम्प एक्ट लाया गया। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि हमें निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को देखना है। क्या ब्रिटेन की ये मांग तकनीकी रूप से गलत थी? आखिरकार उन्होंने अमेरिकियों की रक्षा के लिए अपना खून और पैसा दोनों बहाया था, तो क्या उस सुरक्षा के बदले टैक्स मांगना ब्रिटेन के नजरिए से तार्किक नहीं था? तार्किक था, बिल्कुल था, लेकिन टैक्स थोपने का जो तरीका था वो पूरी तरह से तानाशाही वाला था। स्टैम्प एक्ट कोई साधारण टैक्स नहीं था। तो ये काम कैसे करता था? इसके तहत हर कानूनी दस्तावेज, जमीन के कागजात, लाइसेंस, यहाँ तक कि रोजाना छपने वाले अखबारों पर भी ब्रिटिश मुहर यानी स्टैम्प लगाना और उसका टैक्स चुकाना अनिवार्य कर दिया गया। अखबारों पर भी? जी हाँ। और इसके बाद टाउनशेंड एक्ट आया, जिसने रोजमर्रा की चीजों जैसे शीशा, कागज और चाय पर भी टैक्स लगा दिया। यानी समस्या टैक्स देने में उतनी नहीं थी जितनी इस बात में थी कि वे टैक्स बिना उनकी सहमति के थोपे जा रहे थे, और वो भी एक ऐसे राजा द्वारा जिसकी नीयत सिर्फ आर्थिक शोषण करने की थी, राजा जॉर्ज। नमस्कार, चलिए आज अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है कि कैसे अटलांटिक तट पर बसी 13 कॉलोनियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे डाली और फिर एक नए राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका को जन्म दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? सोचकर देखिए, 13 छोटी छोटी कॉलोनियों ने एक इतने बड़े साम्राज्य को कैसे हरा दिया? चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये है वो मैदान जहां ये सब कुछ हुआ। अटलांटिक तट के किनारे बसी थीं ये 13 अमेरिकी कॉलोनियां, और यहीं पर स्वतंत्रता की उस लड़ाई का मंच तैयार हुआ जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब संघर्ष की पहली चिंगारी को देखते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि लड़ाई की पहली गोली चलने से कई साल पहले ही इसकी नींव रखी जा चुकी थी। तो हुआ ये कि 1763 में 7 साल चला युद्ध खत्म हुआ, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए, इस युद्ध के बाद ब्रिटेन पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कॉलोनियों को अब फ्रांसीसी हमलों का डर नहीं था। तो जाहिर है वो ब्रिटिश सुरक्षा पर कम निर्भर महसूस करने लगी, और यही से निकला क्रांति का वो मशहूर नारा जिसने पूरे संघर्ष की दिशा ही बदल दी। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने 13 अलग अलग कॉलोनियों को एक साथ ला खड़ा किया। अब कर्ज चुकाना था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने एक के बाद एक कई टैक्स लगा दिए, जैसे 1764 में शुगर एक्ट, फिर 1765 में स्टैम्प एक्ट और 1767 में टाउनशेंड एक्ट्स। इन सब टैक्स ने कॉलोनियों पर जाहिर है आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो सबसे जरूरी बात यह थी, कॉलोनियों में रहने वालों का तर्क ये था कि भाई उन पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ उनकी अपनी चुनी हुई असेंबली को है, हजारों मील दूर बैठी ब्रिटिश संसद को नहीं, जहां उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं था। और इन कानूनों का विरोध भी जबरदस्त हुआ, खासकर स्टैम्प एक्ट का। ये वो टैक्स था जो हर कागजी दस्तावेज पर लगता था। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन किए और ब्रिटिश सामानों का बड़े पैमाने पर बाइकआउट शुरू कर दिया। चलिए अब आते हैं उस घटना पर जो इस संघर्ष में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ लेकर आई। एक ऐसा पॉइंट जहां से चीजें वापस नहीं हो सकती थी। 1773 का टी एक्ट, इसने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। इस एक्ट ने क्या किया, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉलोनियों में चाय बेचने की मोनोपोली दे दी। अब मजे की बात यह है कि इससे चाय सस्ती हो रही थी, लेकिन फिर भी कॉलोनियों के लोगों ने इसे एक चाल समझा कि यह टैक्स स्वीकार करवाने का एक तरीका है और इससे लोकल व्यापारियों को भी खतरा है। और फिर वो दिन आया, 16 दिसंबर 1773। कॉलोनियों के लोगों का एक ग्रुप जो नेटिव अमेरिकन के भेष में था, वो बॉस्टन हार्बर में खड़े जहाजों पर चढ़ गया और चाय के 342 बक्से सीधा समुद्र में फेंक दिए। यह घटना इतिहास में बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जानी गई और यह एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। अब ब्रिटेन का रिएक्शन वो बहुत सख्त था। उन्होंने कुछ ऐसे कानून पास किए जिन्हें कोर्सिव एक्ट्स कहा गया, मतलब दमनकारी कानून। बोस्टन का बंदरगाह बंद कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, विद्रोह दबने के बजाय इस एक्शन ने सभी कॉलोनियों को ब्रिटेन के खिलाफ और भी ज्यादा एक कर दिया। तो अब यह लड़ाई सिर्फ टैक्स की नहीं रह गई थी, नहीं, यह अब स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए एक क्रांतिकारी संघर्ष बन चुकी थी। इसी के चलते 1774 में सभी कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स फिलाडेल्फिया में मिले, जिसे पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहा गया। ये एक तरह से एक यूनाइटेड कॉलोनियल सरकार बनाने की तरफ और ब्रिटिश एक्शन के खिलाफ एक साथ मिलकर जवाब देने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। और फिर आया वो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 जुलाई 1776 को इसे अपनाया गया और इसने फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि ये 13 कॉलोनियां अब स्वतंत्र राज्य हैं, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं। तो इसने सिर्फ ब्रिटेन से रिश्ते नहीं तोड़े, बल्कि एक नए देश के जन्म का ऐलान कर दिया।
अब देखिए, इस घोषणा पत्र में जो सबसे कमाल की बात थी, जिसे थॉमस जेफरसन ने लिखा था, वो ये कि इसमें यूनिवर्सल आइडियल्स की बात की गई। हम इन सच्चाइयों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी इंसान बराबर बनाए गए हैं और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं जो छीने नहीं जा सकते, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश शामिल है। इन लाइन्स ने इस पूरे युद्ध को ह्यूमन राइट्स की लड़ाई में बदल दिया। तो चलिए अब हम युद्ध के अंत और उसके नतीजों पर आते हैं। ऐसे नतीजे जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। तो 1775 में जो युद्ध शुरू हुआ था वो आखिरकार 1781 में यॉर्कटाउन में ब्रिटिश सेना के सरेंडर के साथ खत्म हुआ। इसमें कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ था। और फिर 1783 की ट्रीटी ऑफ पेरिस ने ऑफिशियली इस युद्ध को समाप्त कर दिया। और ये देखिए कि बदलाव कितना बड़ा था। युद्ध से पहले क्या था? 13 ब्रिटिश कॉलोनियां जिन पर एक राजा का शासन था, और युद्ध के बाद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसके पास 1789 में दुनिया का पहला मॉडर्न लिखित संविधान था। तो इस जीत के जो नतीजे थे वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। पहला, यूनाइटेड स्टेट्स को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर मान्यता मिली। दूसरा, दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक सरकार बनी जिसका अपना लिखा हुआ संविधान था। तीसरा, इस क्रांति ने दुनिया भर में डेमोक्रेसी और लिबर्टी के आइडियाज को फैलाने के लिए इंस्पायर किया। और हाँ, इसने सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत भी स्थापित किया। मतलब सरकार की पावर को 3 अलग अलग ब्रांचेस में बांट दिया गया ताकि कोई एक ब्रांच बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। और आखिर में एक सवाल, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के ये शक्तिशाली विचार जो एक छोटे से संघर्ष से पैदा हुए थे, उन्होंने बाकी दुनिया को कैसे और कितना प्रभावित